गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रोक के और हाइपरटेंशन के और बाकी हार्ट डिजीज़ेज़ के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हम हाइपरटेंशन के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। तो आज हमारा टॉपिक हम हाइपरटेंशन ही लेकर चलते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में, ये क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर किसे कहा जाता है और CFT मतलब कैपिलरी फिलिंग टाइम्स क्या होता है, प्लस रिस्क फैक्टर के बारे में कि ब्लड प्रेशर किस किस लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, सिम्टम्स, ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगेगा किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, अगर ब्लड प्रेशर टाइम से ठीक नहीं हुआ तो उसके क्या रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस पे हम स्पेशली बात करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है समझना आप लोगों को। देन प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर को होने से रोकना है तो क्या करना चाहिए, और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आज हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हम आपको सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि वेन्स कैसे काम करती हैं, हार्ट कैसे काम करता है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे काम करता है। तो लेट्स सी कि हम सबसे पहले तो इधर आ जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि होता क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। दिस इज़ हार्ट। ये जो हम लोग टिपिकल हार्ट बनाते हैं ना, ऐसा हार्ट होता नहीं है। हार्ट का कुछ डिज़ाइन ऐसा होता है, ऊपर के 2 चेम्बर्स और नीचे के 2 चेम्बर्स, इसको बोलते हैं एट्रियम और इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये पार्ट हमारा लेफ्ट होता है, ये पार्ट हमारा राइट होता है। तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, कहाँ जाता है, लंग्स, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है थ्रू आयोटा। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से बनाना शुरू करें तो ये आयोटिक आर्क होता है जो नीचे जाके आयोटा बन जाता है और यहाँ से पंप होने के बाद ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो जाता है वो जाता है लंग्स के लिए, और लंग्स से फिर वापस आता है एट्रियम में, एट्रियम में आने के बाद वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में। ये रेड और ब्लू इसलिए करे हुए हैं क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि जो हमारा कौन सा एरिया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। नाउ जो हम बात करना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात वो है प्रेशर की, ठीक है, कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्यों बनता है। इसको समझने के लिए बहुत ही ईजी चीज़ है। जब हार्ट पंप करता है, इसने ब्लड को पंप किया, ब्लड गया हमारी वेन्स में या आर्टरीज में या कहीं पर भी किसी भी ब्लड वेसल में गया, तो जब एक लिक्विड इसके अंदर फ्लो करता है तो इसकी दीवारों पर एक प्रेशर लगाता है जिसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं इसको, टेंशन, ठीक है। ये प्रेशर लगता है, जो वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, इस पर प्रेशर लगता है, इसको बोलते हैं टेंशन या ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। जब भी किसी पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है तो पाइप इन्फ्लेट कर जाता है, इसको इस वीडियो से आप लोग समझ लीजिए। वीडियो में दिखाया है कि एक पाइप के अंदर जब पानी जाता है तो ये पाइप देखो कैसे फ्लो हो गया, ठीक है। पहले बिल्कुल चिपका हुआ पाइप था, अभी ये बिल्कुल हार्ड हो गया, टेंस हो गया। तो जितना ज़्यादा पानी का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा इस पर टेंशन लगेगा, उतना ही ज़्यादा इस पर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा टाइट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ब्लड वेसल्स भी काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेंशन या फिर ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस चार्ट से आप समझो हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। हार्ट से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन, और वेन से फिर वापस हार्ट। क्या होता है, हार्ट से जो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये है हार्ट। इससे बाहर की तरफ जाने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। जो भी ब्लड वेसल हार्ट से बाहर दूर, हार्ट से दूर ब्लड को लेके जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी, ठीक है। और इसी में अगर हम बात कर लें कि ये हार्ट है और हार्ट की तरफ कोई ब्लड लेकर आ रहा है बॉडी से, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेन्स, ठीक है। और आर्टरीज और वेन्स के बीच के कनेक्शन को कौन बनाता है, वो बनाते हैं कैपिलरीज। इसको हम लोग एक बार इस डायग्राम से समझ लेते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख लो, ये जो रेड वाला पार्ट है, दिस रेड पार्ट इज आर्टरी, इसमें देखो लिखा हुआ है आर्टरी, ठीक है। और जो ब्लू पार्ट है इसमें लिखा हुआ है वेन, और ये बीच के कनेक्शन है कैपिलरीज, ठीक है ना। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, आर्टरीज ज्यादा मोटी हैं, ज्यादा थिक हैं, ज्यादा स्ट्रांग है, वेन्स भी ज्यादा मोटी हैं, ज्यादा थिक है और ज्यादा स्ट्रांग है, बट कैपिलरीज एकदम पतली पतली सी होती हैं, ठीक है। ये जो कैपिलरीज का जंक्शन होता है ना बीच का,
इसमें आप देखो यहाँ पे कलर मिक्स हो रहा है, ब्लू और रेड दोनों मिक्स हो रहा है। रेड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, और ब्लू का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसलिए हम इसको, ये रेडिश अपीयर होता है और ये ब्लूइश अपीयर होता है, तो इस वजह से हम इसको रेड और ब्लू से डिनोट करते हैं। और जो बीच के इसके जंक्शन है यहाँ पे कलर देखिए आप मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे कलर, और इसी ये जो जॉइंट्स हैं यही वेन्स और आर्टरीज के कनेक्शंस को बनाते हैं, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज बहुत ही पतली होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं। कुछ कुछ कैपिलरीज इतनी ज़्यादा पतली होती हैं कि हल्के से प्रेशर से भी ये कैपिलरी फट जाती है, ब्लास्ट कर जाती है और अंदर हैमरेज हो सकता है। सबसे ज़्यादा पतली कैपिलरीज बॉडी के किस पार्ट में होती हैं? ब्रेन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पतली माइन्यूट सबसे ज़्यादा बारीक कैपिलरीज होती हैं हमारे ब्रेन में। तो अगर हल्का सा भी प्रेशर अप हुआ तो हो सकता है कि ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज है वो फट जाए और उसके अंदर से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं हैमरेज। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड हैमरेज। ब्लड हैमरेज की कंडीशन आपको ब्रेन में स्ट्रोक बनाने का काम करती है, जो कि बहुत ही रिस्की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्स के बारे में और आर्टरीज के बारे में। इसमें देखो एक चीज़ ये भी लिखी है, फ्रॉम हार्ट। हार्ट से आ रहा है तो आर्टरी है, अगर हार्ट को जा रहा है तो वेन है। ठीक है, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं वेन्स और आर्टरीज के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। आप एक चीज़ ये देखो, ये एक आर्टरी का स्ट्रक्चर है। लेट्स मेक इट अ कलरफुल डायग्राम। ये एक आर्टरी का स्ट्रक्चर है और एक ये वेन का स्ट्रक्चर और एक ये कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देखते ही समझ जाओगे किसमें क्या प्रोसेस होता है। ये ल्यूमेन, इसका अंदर का ल्यूमेन ये पतला है, ये अंदर का ल्यूमेन काफ़ी बड़ा है इसके कंपैरिजन में। आप देख सकते हो दोनों के बीच में इसका काफ़ी ज़्यादा फर्क है इसमें। सेकेंड थिंग जो आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देखना, वो ये कि इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस, चौड़ाई, ये बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। इसकी थिकनेस कम है। ठीक है, दैट एक्चुअली मेक सेंस। क्यों मेक सेंस? क्योंकि जो हार्ट है, जब आप हार्ट को से ब्लड पंप होता है तो पूरी बॉडी में जाता है, और पूरी बॉडी में जाने के लिए इसको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। और लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए। अगर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा तो पाइप में पानी जा नहीं पाएगा, कहीं पे जाकर रुक जाएगा और फिर फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात? तो इस वजह से इसके अंदर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा प्रेशर होने के लिए इस पाइप को मजबूत होना पड़ेगा कि नहीं। अगर ये पाइप कमज़ोर होगा तो ये पाइप ज़्यादा दूर तक प्रेशर ले ही नहीं जा पाएगा। कम सरफेस एरिया होने की वजह से, कम वॉल्यूम होने की वजह से प्रेशर अपने आप ज़्यादा हो जाता है, और इसको थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से ये मजबूत होती है, तो ज़्यादा दूर तक ब्लड को लेके जा सकती है और प्रेशर को लेके आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इससे ये रप्चर नहीं होती। ठीक है, व्हेन इन कंपैरिजन टू वेन, अगर हम वेन की बात करें तो इस वेन में इतना प्रेशर नहीं होता। ब्लड ने पंप किया, बॉडी में गया और बॉडी से फिर वापस आ रहा है, तो जब वापस आएगा तो आराम से फ्री फ्लो में वापस आता है, उसको प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, तो प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके लिए बड़ा सरफेस एरिया दे दिया ताकि प्रेशर अपने आप कम हो जाए, और इसको इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं चाहिए, इसलिए पतली वेन्स, पतली पतली पाइप्स हमने लगा के देख ली। ठीक है, इसको एक चीज़ और भी आप आजमा के देख सकते हो, अपने हाथों पर जहाँ पर आप पल्स फील करते हो वहाँ पे टच करके देखोगे तो आपको पल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पल्स जो आर्टरीज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होंगी और जो वेन्स है वो कम स्ट्रॉन्ग फील होंगी। दिस इज़ द प्रूफ कि ये जो बात है ये बिल्कुल सही है, और ये क्यों होता है ये अभी आपको समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू कैपिलरीज। अभी कैपिलरीज का काम सिर्फ इन दोनों को जंक्शन करना है, तो इतनी पतली है। इन दोनों के कंपैरिजन में आप ये देखो कि कैपिलरीज कितना ज़्यादा पतला है, ये इतना छोटा सा ही है और इसकी वॉल एकदम पतली सी है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जिसका मतलब ये बहुत ही पतली, बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमज़ोर होती है। ठीक है, इसका ल्यूमेन बहुत ही स्मॉल होता है क्योंकि इसको सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करना होता है और इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, वहीं पे वेन पे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। थिन लेयर ऑफ मसल्स का मतलब छोटी पतली मसल्स है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यहाँ पे लिखा है थिक आउटर वॉल, और ल्यूमेन इसका स्मॉल है, इसका ल्यूमेन लार्ज है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आर्टरीज को ब्लड को लेकर जाना होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है और उसकी वजह से इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और वेन्स को वापस लेके आना होता है तो प्रेशर कम होता है, तो ये पतली चल जाती है, और कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। ठीक है, नाउ ब्लड प्रेशर क्या होता है, मैंने आपको टेंशन बता दिया। ठीक है, टेंशन का मतलब ये ब्लड वेसल है,
इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसकी वॉल्स पर एक प्रेशर लगेगा जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर या टेंशन, ठीक है। नाउ ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ये तो सबको ही पता होगा, कोई शायद ही ऐसा हो जिसको ये चीज़ नहीं पता हो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये आप सबको ही पता है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। सब लोग ये याद दिलाते हैं, ऊपर का ब्लड प्रेशर लिखा जाता है सम नंबर अपॉन सम नंबर mm ऑफ Hg। ऊपर का नंबर सिस्टोलिक और नीचे का नंबर डायस्टोलिक। लेकिन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता क्या है ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा फंडा इसको समझने का। दिस इज योर हार्ट। इसने एक बार ब्लड को पंप किया, पंप करने के बाद ही एक बार रिलैक्स हुआ, फिर दोबारा पंप किया। ऐसे ही तो चलता है, एक बार पंप करता है, फिर एक बार रिलैक्स करता है, फिर एक बार पंप करता है, फिर एक बार रिलैक्स करता है, फिर एक बार पंप करता है, फिर एक बार रिलैक्स करता है, ठीक है। तो जब ये पंप करेगा, जिस वक्त इस ब्लड को पंप किया गया है, ठीक है, उस वक्त एक प्रेशर जाएगा, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये वेन है, ये हार्ट है, इसने पंप किया तो ये एक लेयर की तरीके जाता है, एक फ्लो में जाता है यूं ऐसे करके। तो जहाँ जहाँ जाएगा ये ऐसे ऐसे करके वेव बनाता जाएगा, जिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जिस वक्त ये हार्ट पंप नहीं कर रहा होता, रिलैक्स कर रहा होता, उस वक्त क्या ये ब्लड का प्रेशर बिल्कुल रुक जाता है, ब्लड फ्लो नहीं करता, या बिल्कुल रुक जाता है ब्लड? नहीं, ऐसा नहीं होता। उस टाइम भी ब्लड कुछ हद तक फ्लो करता रहता है, उसकी स्पीड कम होती है, उसका प्रेशर कम होता है, लेकिन ब्लड फ्लो करता रहता है। इसको आप इस तरह से समझो। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ब्लड पंप कर रहा है। जिस वक्त हार्ट पंप कर रहा है तो ये फूल रही है और प्रेशर से ब्लड आगे आ रहा है। जिस वक्त हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस वक्त ये ब्लड प्रेशर से आगे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी फ्लो कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? दिस इज अ आर्टरी। आर्टरी के 3 ल्यूमेन है, तीन लेयर्स हैं इसकी। ये स्ट्रांग होती है आर्टरी, आपने देख ही लिया है। प्रेशर कितना ज़्यादा होता है ये भी आपने देख ही लिया है। तो जब ब्लड पंप कर रहा है तो ब्लड देखो स्पीड में फ्लो हो रहा है, और उसके बाद जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो फिर फ्लो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आपको प्रेशर हमेशा समझ में आ जाएगा, कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की। जिस वक्त ब्लड को पंप किया गया, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, उस वक्त ये प्रेशर बढ़ा और ये वेन फूल गई, डायलेट हो गई, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जिस वक्त हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस वक्त जो नॉर्मल प्रेशर फ्लो मेंटेन है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो अभी हम इसमें वीडियो में आपको दिखा देते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा है, डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। समझ में आ रहा है? ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है। जिस वक्त पंप किया और जिस वक्त रिलैक्स किया, दोनों के बीच में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का फर्क आता है। ओके, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे की पूरी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बहुत ईजी होने वाली है आपकी क्लास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पल्स प्रेशर, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं होता। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है पल्स प्रेशर, ठीक है। ये एम्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, ठीक है। नाउ निकालते कैसे? पहले तो हम एक बात कर लेते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर की। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और अक्सर लोग गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। बट एम्स के एग्ज़ाम के रिजल्ट के हिसाब से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो होती है 120 से लेकर 140/80 से लेकर 90। इसको एक बार रब कर देते हैं फिर बताते हैं। तो एम्स के नॉर्सेट में एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, और NHM में भी आया था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछेगा तो 120/80 बताओगे आप। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज पूछेगा तो 120 से लेकर 140/80 से लेकर 90। ये है आपका ब्लड प्रेशर का रेंज, ठीक है ना। ये इसको ध्यान रखिए, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज। अगर ये आंसर ऑप्शन में मिलता है तो सबसे एक्यूरेट आंसर ये है, अगर नहीं मिलता तो ये है, ठीक है। नाउ क्या होगा अगर ब्लड प्रेशर इसके नीचे चला जाए?
अगर ब्लड प्रेशर आपका जो 120 है 120 से नीचे चला जाए तो क्या होगा, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है इसके नीचे चला गया तो क्या होगा, हाइपोटेंशन। ये टेंशन लिखा है, इस पे लगा दो हाइपो। हाइपो मतलब कम, ठीक है। 120 से नीचे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला गया तो बन गया हमारा हाइपोटेंशन, ठीक है। और यहीं पर अगर 120 से ऊपर ब्लड प्रेशर चला गया, यानी कि 140 से भी ऊपर चला गया अगर, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हाइपोटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है और नॉर्मल रेंज क्या है, ठीक है। अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन में जो भी है मसला, प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों है कि ये खतरनाक क्यों होता है। सीधी सी बात है यार, एक चीज़ ये समझो, ये प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब हाइपरटेंशन हो जाता है। ये आपका ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और इस पर प्रेशर लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। एक टाइम आएगा जब ये प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि इसको डैमेज कर देगा और ये ब्लड यहाँ से बाहर रेड से बना देते हैं इसको, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर ये वेन कमज़ोर हो गई तो यहाँ से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड हेमरेज। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हेमरेज। अभी मैंने बताया सबसे पतली कैपिलरीज कहाँ होती हैं, ब्रेन में। तो अगर ब्रेन में ये प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ब्रेन हेमरेज के बाद पहले बनेगा स्ट्रोक, उसके बाद आप कोमा में जाओगे और हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। इसलिए हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। सेकेंड थिंग, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम क्या होता है, हाइपरटेंशन सिर्फ आपको ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं करता, आपको एक प्रॉब्लम और हो सकती है जिसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, ठीक है। ये क्या होता है अभी हम आपको कॉम्प्लिकेशंस में समझाएंगे, बहुत आराम से सारी चीज़ों को चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करते। पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि हमें हमारी आज की जो ये क्लास है इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है CDC, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल। ये USA की एक संस्था है जो हर तरह के डिजीज़ के बारे में गाइडलाइंस निकालती है। दूसरा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है NCBI। इन 4 वेबसाइट से रिलेटेड जो डेटा मैंने लिया है उससे मैं आपको आज की डिटेल में समझा रहा हूँ कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो अगर कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करना हो किसी चीज़ का तो इनकी वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ से आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेगा और इस डेटा पे आप रिलायबल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू वन मोर थिंग कि हमने ब्लड प्रेशर देख लिया, हमने नॉर्मल रेंज देख ली, हमने हाइपोटेंशन देख लिया, हमने हाइपरटेंशन समझ लिया, ठीक है। अभी एक चीज़ होती है प्री हाइपरटेंशन, जिसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन क्या होता है, होता कुछ खास नहीं है। आपका जो ब्लड प्रेशर की रेंज है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो 120 से नीचे, दूसरा 120 से लेकर 130 के बीच में, ठीक है, तीसरा 130 प्लस 130 से ऊपर अगर आपकी रीडिंग आ रही है तो ना। 120 के नीचे है, अगर 110 से 120 है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज में आता है। 120 से 40 में भी हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज में लेते हैं, बट एज पर CDC गाइडलाइंस 120 से नीचे अगर है ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। अगर 120 से 130 के बीच में आ रहा है और डायस्टोलिक आपका 80 आ रहा है तो ये प्री हाइपरटेंशन है। मतलब आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बन रहे हैं और अब धीरे धीरे आप हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हो। और अगर 130 के ऊपर जा रहा है और डायस्टोलिक आपका 90 आता है देन इट मेक्स अ हाइपरटेंशन। ये CDC के हिसाब से है, ध्यान रखना ये CDC के हिसाब से है। बट अगर आप एम्स नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी नॉर्मल रेंज वही चलेगी, 120 से लेके 140 अपॉन 80 से लेके 90, इतना ध्यान रखना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये, ओके। नाउ ब्लड प्रेशर का वेरिएशन कैसे हम नापते हैं कि हाइपरटेंशन कब हुआ है कब नहीं हुआ है। पहली बात, फर्स्ट रीडिंग पर हम ये डिसाइड नहीं करते कि हाइपरटेंशन है, हमेशा याद रखो। अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, पहली बार उसने ब्लड प्रेशर चेक कराया है और उसका ब्लड प्रेशर 150/90 आया, आप उसको हाइपरटेंसिव डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको कम से कम कंटिन्यूसली अलग अलग सेटिंग्स में 2 बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेनी पड़ेगी और अगर दोनों बार ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग अप जाती है तब आप डिक्लेयर करोगे कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है। एक बार की रीडिंग में आप ये डिक्लेरेशन नहीं दोगे। सेकेंड थिंग, आपको ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन क्या है।
मतलब पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में है कि दौड़ के आया है कि चल के आया है। अगर चल के आया है, वॉक करके आया या रनिंग करके आया है, तो उसका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ निकलेगा। आप उस रीडिंग पे रिलायबल नहीं हो सकते। आपको कम से कम 10-15 मिनट तक उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप बीपी चेक करोगे और उस रीडिंग को आप नोट डाउन करोगे। और अगर एक दिन आपने चेक किया बढ़ा हुआ है, दूसरे दिन आपने भी चेक किया फिर से बढ़ा हुआ है नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में, तब आप डिक्लेयर करोगे कि ये पेशेंट अब हाइपरटेंसिव है। ठीक है, अब इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है या इसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, उससे पहले आप हाइपरटेंशन डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है और उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। नाउ रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। सबसे बड़ा कॉज और रिस्क फैक्टर क्या है? ये अल्कोहल, स्मोकिंग एंड जंक फूड। आई एम सॉरी माय यंगस्टर फ्रेंड्स, बट जंक फूड इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। और जो कूल बनने के लिए स्मोकिंग करते हैं, आप लोग अपनी सेहत को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ रहे हो। Alcohol and smoking is the primary cause of hypertension and other diseases as well। और जंक फूड एक फ्यूल का काम करता है कि हाइपरटेंशन जिनको नहीं है उनको भी आराम से बना देगा। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी रिस्क फैक्टर और कॉज दोनों में ही अगर आप आ जाओ तो ये आ जाता है अल्कोहल, स्मोकिंग और जंक फूड। इसके अलावा आपके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होंगे? पहला आप ले लो डायबिटीज़। जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है उसको ये देखा गया है कि हाइपरटेंशन के रिस्क ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ पे ले लो हाई सॉल्ट। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है हाइपरटेंशन का, क्योंकि नमक में होता है सोडियम और सोडियम आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। दिस इज़ वेल नोन फैक्ट। जिनको हाइपरटेंशन होता है वो लो सॉल्ट डाइट उनको प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड थिंग, लो पोटेशियम। अगर आप पोटेशियम डाइट में कम ले रहे हो तो आपको चांस है कि आप हाइपरटेंशन ज़्यादा होने के चांसेस है आपको। फोर्थ आ जाता है आपका ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर आपका BMI ज़्यादा है, आप ओवरवेट है, तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आप हाइपरटेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया टोबैको है और अल्कोहल है। देन उसके अलावा सर्टेन ड्रग्स। कुछ लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जैसे कि गांजा लेना, अफीम लेना, उन लोगों को भी ये हाइपरटेंसिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। देन कम्स इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक जगह पर पड़े रहना, आलस करना। अगर आप बॉडी को मूवमेंट नहीं दे रहे हो तो मान के चलो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इनएक्टिविटी के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो आपकी डेली हैबिट या फिर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से आपको इनएक्टिविटी हो गई है, मान लो फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी हो सकता है। देन नॉट प्रॉब्लम। देन ओल्ड एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, स्पेशली 50 की एज क्रॉस करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ता रहता है। 140/90 होना नॉर्मल सी बात है। इसके ऊपर जाएगा तो आप हाइपरटेंसिव मानोगे, तब तक आप हाइपरटेंसिव नहीं मानोगे। ठीक है, देन किसी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है, अगर किसी का किडनी फेलियर है तो उसको हाइपरटेंशन होगा। क्यों? क्योंकि किडनी का काम होता है फिल्टर करना, फिल्टर करके वेस्ट को निकाल देना। और वो वेस्ट, किडनी क्योंकि ख़राब है तो वो वेस्ट को फिल्टर करके निकाल नहीं पाती और उस वेस्ट की वजह से बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन के केसेस बनते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है, इसको क्लियर कर लेते हैं ज़रा एक बार। इसके अलावा आ जाते हैं आपके कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जैसे इंसोम्निया। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है किसी वजह से तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेकंड, फैमिली हिस्ट्री। ऐसा भी देखा गया है कि किसी के घर में अगर पेरेंट्स में किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो उसको हाइपरटेंशन जनरेट हो जाए, इसके हाई चांसेस हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर आपको पता है कि आपके घर में कोई है जिसको हाइपरटेंशन का इशू है तो ये मान के चलो कि आपको भी होने के चांसेस हैं, तो आप भी उसका चेकअप कराते रहो। लास्ट आता है अनहेल्दी डाइट। जैसा मैंने बताया, आपका जंक फूड। ठीक है, अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो और स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट आगे चल के हो जाओगे। ठीक है, देन सॉरी, नेक्स्ट वी कम्स टू कॉम्प्लिकेशन। लोग कहते हैं अरे होगा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा ही तो है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होने के कुछ बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनमें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इन प्रेगनेंसी,
अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो, और दूसरा नॉन प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़े होने पे एक कंडीशन होती है प्री एक्लेम्शिया, और एक कंडीशन होती है एक्लेम्शिया। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होती है कि बच्चे और माँ दोनों की जान का खतरा होता है। अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नहीं किया गया और एक्लेम्शिया की कंडीशन बन गई तो ये मान के चलो कि बच्चा और माँ दोनों की जान का खतरा है और बच नहीं पाएंगे, ये दिक्कत होती है। इतना खतरनाक होता है हमारा हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसको हम लोग हल्के में ले लेते हैं। सेकेंड, देन इसके अलावा क्या होगा आपका, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है तो आपका किडनी फेलियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये कैसे होता है इस चीज़ को समझो। ये हमारा किडनी है, इसके अंदर ब्लड आता है और इससे फिल्टर होकर वेस्ट मटेरियल आउट हो जाता है। अगर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आता चला जाएगा प्रेशर, तो किडनी पे लोड बढ़ता है। आसान भाषा में, मोटी बुद्धि में समझो, किडनी पे लोड बढ़ता है और एक टाइम आएगा जब किडनी काम करना बंद कर देगी और फेलियर हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका किडनी फेलियर होगा और आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने टाइम से अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया। अगर आप मैनेज कर लेते तो प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। देन इसके अलावा आता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। मल्टी ऑर्गन फेलियर का मतलब आपका लंग्स, आपका हार्ट, आपकी किडनी, लीवर जैसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़े हुए रहने की वजह से ये सारे के सारे काम करना बंद कर सकते हैं, फेलियर हो सकता है, ख़राब हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जान बचने के चांसेस बहुत 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 ही कम होते हैं। मोस्टली पेशेंट एक्सपायर ही कर जाता है। और प्राइमरी कॉज क्या होता है? हाइपरटेंशन। तो इससे बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टी ऑर्गन फेलियर तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। देन हमारा कॉम्प्लिकेशन है, हमने बताया था स्ट्रोक, उसके अलावा हैमरेज, उसके अलावा कार्डियक डिजीज़, क्योंकि इस पर लगातार प्रेशर बनता रहता है, इस वजह से हार्ट का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अभी खुद ही सोचो, ये जो हार्ट है ये प्रेशर दे रहा है, उसके बाद इस पर भी प्रेशर से ही ब्लड आ रहा है, फिर ये और प्रेशर दे रहा है, फिर और प्रेशर से आ रहा है, तो हार्ट की मसल्स भी तो थक जाएंगी ना, डैमेज होना शुरू हो जाती है हार्ट की मसल्स। लंग्स में कैसे काम करता है ये बात आप समझो। लंग का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहना। तो जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा प्रेश हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी। ये कैसे होता है किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। इस वजह से आपको साइनोसिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको एस्थमा जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है क्योंकि आपको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी। तो इन सब के रिलेटेड ये लंग्स का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है आपके आइज से रिलेटेड। आइज़ आंखों को ख़राब कर देता है, इसीलिए किसी को हाइपरटेंशन है तो कभी भी आंखों की सर्जरी नहीं करा सकता वो। जब तक ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं होगा सर्जरी हो ही नहीं सकती। पहले उसको सर्जरी क्रिएट सही होगी, उसके बाद ही वो कुछ करेगा, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पे चलने पर आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, जो प्राइमरी कॉज होगा आपकी डेथ का, और जिसका प्राइमरी कॉज होगा आपका हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा मेंटेन रहे और आप उससे बच के रहो, ठीक है। नाउ कमिंग टू अ पार्ट मैनेजमेंट, कि हमें अब करना क्या है। मैनेजमेंट के दो पार्ट हैं, पहला प्रिकॉशन और दूसरा मैनेजमेंट। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। देन वी कैन कम टू द पार्ट प्रिकॉशन, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ध्यान रखें इस चीज़ को। पहला इमोबिलिटी था, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। योगा इज़ वेरी 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 गुड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट, चाहे आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हो, हेल्दी डाइट ले लो, जंक फूड अवॉइड करो, ठीक है। देन आप स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद कर दो। नेक्स्ट, आप फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स को लीजिए। फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट लेने से आपको न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अच्छे मिलते हैं, आपकी हेल्दी डाइट रहती है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आती। और दो काम आपने और करने, इनफ स्लीप, अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए ताकि वो अच्छे से अपने आप को रिकवर कर सके। और आखिरी है, अपना बीपी लगातार चेक कराते रहिए। महीने में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराना कोई नुकसान की बात नहीं है।
अगर आप रेगुलरली चेक कराते रहेंगे तो टाइम से आप पकड़ पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हल्का सा भी बढ़ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर बढ़ रहा है तो आप उसको मैनेज करके मेडिकेशन लेके या किसी तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से यू हैव टू मेक श्योर कि आप महीने में एक बार उसको चेक कराते रहें। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ओके, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोग मेडिकल फील्ड में हाइपरटेंशन को मैनेज कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मोटी बुद्धि से समझना। ये आपकी ब्लड वेसल है, ओके, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक, और इसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव प्रेशर हो रहा है। तो इसका प्रेशर कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। इसका प्रेशर कम करने के दो तरीके हैं। पहला, आप ये जो बीच का डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं एरिया या वॉल्यूम, इसको बढ़ा दो। अगर ये इतना विड्थ है इस वेन या आर्टरी का, और इसको हम फैला दें, इतना चौड़ा कर दें, तो भाई पानी तो उतना ही है, और मोटे पाइप से जा रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। पतले पाइप से उतना ही पानी जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा है, मोटे पाइप से जाएगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इसके अंदर ये जो पानी बह रहा है, यानी कि जो ब्लड बह रहा है, इसका वॉल्यूम अगर कम कर दें, सपोज यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड बह रहा था, मान लो 1 लीटर था, अगर हम इसको आधा लीटर कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो ये समझ लो कि बस यही 2 तरीके होते हैं ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के। पहला होता है या तो आप इसको डायलेट करके इसको बढ़ा दो, ठीक है, आप डायलेट कर लीजिए जो आपके ब्लड वेसल्स हैं और इनका एरिया को बढ़ा दीजिए, या फिर आप इसके अंदर जो ब्लड है उसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, यही 2 तरीके होते हैं इसको मैनेज करने के। और ये 2 तरीके कैसे होते हैं। पहली बात, हम आ जाते हैं ब्लड का जो सरफेस एरिया है, आपके वेन्स का जो सरफेस एरिया है, उसको कैसे बढ़ाते हैं। उसको बढ़ाते हैं वेसो डायलेटर से। ठीक है, डायलेटर का मतलब होता है डायलेट करना, और डायलेट का मतलब होता है फैला देना, सिंपल सी बात है। और वेसो वर्ड लगा है वेसल से। वेसल यहाँ पे बात हो रही है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना या फैला देने वाले जो ड्रग्स हैं उनको बोलते हैं वेसो डायलेटर्स। क्या बोलते हैं उनको, वेसो डायलेटर्स। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करते हैं, आपके जो ब्लड वेसल्स का एरिया है जो अभी इतना था, इसको फैलाकर इतना कर देंगे, तो आपके ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, इनका नाम समझ लो। अपनी मर्जी से लेना मत, पहले मैं बता दूं, ये कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से कभी नहीं लेना चाहिए। वेसोडायलेटर्स के कुछ एग्जांपल है एम्लोडिपिन, दूसरा एग्जांपल है टेलमेसार्टन, तीसरा एग्जांपल है लाबेटालॉल। ऐसे ही बहुत सारे वेसोडायलेटर ड्रग्स हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। ठीक है, बट कोई भी ड्रग अपनी मर्जी से कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए। अब ये काम कैसे करता है ये फिर कभी मैं बता दूंगा किसी और वीडियो में, यह फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ये समझो कि ये ड्रग्स क्या करते हैं, आपका डायलेट कर देते हैं, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसको फैला देते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, नाउ दूसरा तरीका कौन सा है, बॉडी से जो ब्लड है उसको वॉल्यूम को कम कर देना। ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए आप क्या करोगे, आप ब्लड वॉल्यूम में से कुछ को बाहर निकाल दोगे। ब्लड में होता है क्या, वाटर, बहुत सारा वाटर होता है। अगर हम इस वाटर को बाहर निकाल दें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे कम होगा, हम लोग देते हैं लैसिक्स। लैसिक्स समझ में आता है, लैसिक्स क्या होता है, ये होता है डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक का मतलब क्या होता है, ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। तो जब यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा तो बॉडी से फ्लूइड अपने आप निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और जब फ्लूइड निकल जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा। तो उसी ब्लड वेसल से जब बहुत सारा ब्लड फ्लो कर रहा था तो प्रेशर ज़्यादा था, अभी उसको हमने कम कर दिया, प्रेशर अपने आप कम हो गया। तो ये 2 तरीके होते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के, दोनों के मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए। ठीक है, देन इसके अलावा क्या होता है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो। आप कैसे मैनेज करोगे, आप जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है आप लेते रहिए, ये बेहद मेडिकेशन को टाइमली लेते रहिए। सेकंड, आपके पास क्या ऑप्शन है, आप अपनी डाइट में हेल्दी डाइट बढ़ाइए। और हेल्दी डाइट कैसे आप बनाएंगे उसको, फ्रूट्स
एंड वेजिटेबल्स को ऐड कर लीजिए। याद रखिए फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स हमेशा हेल्दी डाइट में फ़ायदा देती हैं। थर्ड चीज़, नो स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में है, टेंशन में है, परेशानी में है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है जो मैं बताना भूल गया था। लास्ट थिंग, आप रेगुलर चेकअप करते रहिए। जिन लोगों का हाइपरटेंशन रहता है हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम दिन में 2 बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए, और अगर कभी भी ओवर जा रहा है तो आप मेडिकल कंसल्टेशन ले लीजिए और अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखिए, मॉनिटर करके रखिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका ब्लड प्रेशर अगर अप है भी, अगर आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है भी, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, लास्ट चीज़ एक बची है जो मैं बीच में बताना भूल गया था, वो है सिम्टम्स। आपको कैसे पता लगेगा कि ब्लड प्रेशर हो रहा है, सिम्टम्स क्या हैं? अभी तक हमने आर्टरी डिस्कस कर लिया, वेन डिस्कस कर लिया, कैपिलरी कर लिया, ब्लड प्रेशर कर लिया, पल्स प्रेशर कर लिया, CFT बाकी है, रिस्क फैक्टर हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गया, प्रिकॉशंस हो गया, मैनेजमेंट में बात कर रहा हूँ, सिम्टम्स पे हम बात कर रहे हैं, फिर हम CFT पे बात कर लेते हैं। चलो, सिम्टम्स क्या होंगे हाई ब्लड प्रेशर का? सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है जो आप अक्सर अवॉइड कर देते हो, दैट इज हेडेक। सिर में दर्द रहना जिसका कॉज समझ में नहीं आ रहा, अननेसेसरी दर्द हो रहा है, कभी भी उठ रहा है, कभी भी बना हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है कि जिसका कॉज आपका हाइपरटेंशन हो, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द बना हुआ है। सेकेंड थिंग होती है नोज ब्लीड, जिसको मेडिकल लाइन में बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, EPISTAXIS। नाक से ब्लड आना, बगैर किसी चोट लगे, बगैर किसी प्रॉब्लम के, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन नाक से ब्लड आ रहा है, तो उसकी वजह से उसका रीज़न क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है। विजन चेंजेस, मैंने अभी बताया था हाइपरटेंशन आपकी आंखों पे इफेक्ट डालता है, इस वजह से आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड विजन चेंजेस। ठीक है, आपके ईयर्स में बजिंग साउंड सुनाई दे जाए। बजिंग साउंड क्या होता है? जू, ऐसे जब मच्छर बोलते हैं ना, बजिंग बजिंग करता है, वैसा साउंड आपको कानों में सुनाई देगा तो ये माइट बी अ सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। देन कुछ और सिम्टम्स भी हैं जैसे कि फटीग। फटीग का मतलब थकान, आपको हमेशा थकान लगी रहेगी। परेशान रहोगे आप कि क्यों थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, नींद आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, और इरिटेशन हमेशा रहेगी। थकान के साथ हमेशा आपको इरिटेशन रहेगी या फिर एंग्जाइटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप थक गए, आपने रिलैक्स कर लिया, सो गए, प्रॉब्लम खत्म, आपको एंग्जाइटी भी रहेगी, और अगर ये दोनों एक साथ है तो मान के चलो आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देन चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों होगा? मैंने बताया ना, लंग्स को इफेक्ट करता है, तो लंग्स को इफेक्ट करने की वजह से आपको चेस्ट में पेन रहेगा, और इन सब के चलते साथ में आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग भी फील हो सकती है, और भी कुछ कुछ हो सकता है, बट ये प्राइमरी सिम्टम्स है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके पास हो रहे हैं तो आप ये मान के चलो आप हाइपरटेंशन के मरीज हो रहे हो। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से बस आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, और डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद उससे मेडिकेशन ले लो, इससे आप कंटिन्यूसली आप इसको मॉनिटर कर पाओगे। ठीक है, लास्ट हमारा बचा है CFT। CFT का मतलब होता है कैपिलरी फिलिंग टाइम्स। ठीक है, ये क्या होता है? CFT, C फॉर कैपिलरी, F फॉर फिलिंग, FILLING, T फॉर होता है टाइम। नाउ कैपिलरी फिलिंग टाइम क्या होता है? ये आपका हाथ है, ओके, यहाँ पे कहीं पर भी आप एक बार इसको कस के प्रेस करो, और प्रेस करने के बाद बोलो 1000, 2000, 3000, मतलब 3 सेकंड तक आपको इसको दबा के रखना है। जैसे ही आप इसको दबाकर हटाओगे तो वहाँ पे एरिया सफ़ेद हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रेस करोगे तो ब्लड की सप्लाई वहाँ पे रुक जाएगी, ब्लड की सप्लाई वहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसकी वजह से वो रेडिश से वाइटिश हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड तक आपको इसको दबा के रखना है। दबाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए और फिर टाइम कैलकुलेट कीजिए 1000, 2000, 3000। अगर 3 सेकंड के अंदर अंदर वापस ये अपने पुराने पिंकिश कलर या रेडिश कलर में आ रहा है तो इसका मतलब आपका CFT यानी कैपिलरी फिलिंग टाइम ठीक है। और अगर ये इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, 5 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब आपका ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है और कैपिलरी फिलिंग टाइम नहीं हो रहा है। कैपिलरी फिलिंग टाइम का सीधा सा मतलब आपने बॉडी में कहीं पर भी प्रेशर डाला, प्रेशर डालने से उस जगह पे ब्लड का फ्लो कम हो गया, जब वो प्रेशर हटा दिया आपने, ठीक है, जिस वक्त आप वो प्रेशर हटा दोगे तो क्या होगा, ब्लड वापस से फ्लो करना शुरू कर जाएगा और वहाँ पर जो वाइटिश हुआ था उसके अंदर फिर से ब्लड भर जाएगा, तो फिर से वापस वो पिंकिश या रेडिश कलर में आ जाएगा।
ये टाइमिंग 3 सेकंड की होनी चाहिए। अगर 3 सेकंड में नहीं है तो फिर आपका ब्लड का फ्लो का प्रॉब्लम है, अगर है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। नाउ हाइपरटेंशन का इससे क्या लेना देना? अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो ये कहो 1 ही सेकंड में आपका कैपिलरी फिल कर दे, या 2 सेकंड में ही आपका कैपिलरी फिल कर दे, या अगर ब्लड प्रेशर लो है तो आपको 3-5 सेकंड से ज़्यादा लग जाए। छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर जहाँ नहीं नापा जा सकता वहाँ पर हम ब्लड प्रेशर नहीं नापते, वहाँ पर हम नापते हैं CFT। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर नहीं नापा जा सकता, उनका CFT नापते हैं, कैपिलरी फिलिंग टाइम नापते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा हाइपरटेंशन के बारे में। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, ज़रूर मुझे बता दीजिए। आई होप कि मैं आपको उसको आंसर दे दूंगा। एंड आप अपने और अपने साथ वालों को हाइपरटेंशन से बचा के रखिए। अगर किसी को है, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट विद मी, यू कैन कंसल्ट विद योर कंसल्टेंट। एंड लास्ट थिंग इज थैंक यू।